हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ गरिमा। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल गरिमा आर्ट। तो गाइस, आज हम देखेंगे कि आर्ट क्या है। तो आज की हमारी क्लास का टॉपिक क्या होगा। तो आज की हमारी क्लास का टॉपिक होगा आर्ट। मतलब कि आर्ट है क्या, हम किस को आर्ट कहते हैं या आर्ट का क्या अर्थ है। अलग अलग लोगों के पर्सपेक्टिव से आर्ट का जो मीनिंग है वो अलग अलग हो सकता है। यानी कि मेरे पर्सपेक्टिव से आर्ट का मीनिंग अलग हो सकता है या आपके पर्सपेक्टिव से आर्ट का मीनिंग अलग हो सकता है। तो गाइस, अगर मैं अपने पर्सपेक्टिव से बात करूँ, यानी कि मुझे क्या लगता है कि कला क्या है या कला के प्रति मेरा क्या पर्सपेक्टिव है या मेरी क्या सोच है। तो गाइस, मेरे पर्सपेक्टिव से हम कह सकते हैं कि कला सब चीज़ में है, यानी कि हर चीज़ में एक कला है। जैसे कि हम मान लीजिए, हम कोई सिलाई करते हैं तो वो भी एक प्रकार की कला है। हम बुनाई करते हैं वो भी एक प्रकार की कला है। हम ड्राइंग करते हैं वो भी एक प्रकार की कला है। और सुनार जो आभूषण बनाता है वो भी एक प्रकार की कला हो गई है। और इसके अलावा हम बात कर सकते हैं कि जो बढ़ई है, वो जो चीज़ों का निर्माण करता है, जो फर्नीचर वगैरह बनाता है, वो भी एक प्रकार की कला में आता है। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि कला हर चीज़ में है, यानी कि ऐसा कुछ नहीं है जिसमें कला ना हो। कला ओवरऑल सब में ही, सब चीज़ों में ही कला है। तो इस तरीके से ये मैंने अपने पर्सपेक्टिव से बताया। तो गाइस, अगर आपका क्या पर्सपेक्टिव है कला को लेके, आप भी कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए और मुझे बताइए। इसके अलावा हम बात करते हैं। तो गाइस, ये तो अभी हमने अपने पर्सपेक्टिव से देखा था कला के बारे में, लेकिन अब जो हम कला को पढ़ेंगे वो हम डीप तरीके से पढ़ेंगे, एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो अब हम कला को डीप स्टडी के साथ पढ़ेंगे। तो हम सबसे पहले बात करते हैं कला की। तो कला का अर्थ क्या है। कला का अर्थ हो जाएगा सुंदर, मधुर, कोमल और जो हमें सुख देता है, यानी कि जिस चीज़ को करके हमें खुशी मिलती है वो ही एक कला है। इसके अलावा प्राचीन काल से ही हमें मनुष्य का कला के साथ घनिष्ठ संबंध देखने को मिलता है। जैसे कि आदि मानव जो होते थे वो अपनी गुफाओं में अपनी भावनाओं को व्यक्त करने के लिए कला की अभिव्यक्ति करते थे, यानी कि कला को वहाँ पर अपने तरीके से बनाते थे कि उनको महसूस होता था, तो वो उन चीज़ों को दीवारों पर बनाते थे। तो इन चित्रों के द्वारा वो अपने भावों की अभिव्यक्ति करता था। इसके अलावा अगर हम बात करें कि ये इस प्रकार के चित्र हमें कहाँ देखने को मिले हैं, तो ये हमें मिले हैं भीमबेटका की गुफा में। कहाँ पे? भीमबेटका की गुफा में। और भीमबेटका की जो गुफा है वो किस काल की हो जाएगी, तो ये हमारी हो जाएगी नवपाषाण काल की। के अलावा नेक्स्ट हम बात करते हैं जो कला शब्द है उसका सर्वप्रथम प्रयोग हमें कहाँ देखने को मिलता है, तो ये हमें देखने को मिलता है ऋग्वेद में। कहाँ? ऋग्वेद में देखने को मिलता है। इसके अलावा अगर हम बात करें वेदों की, तो वेद कितने हो जाएंगे, तो वेद हमारे कितने होते हैं, वेद हमारे हो जाएंगे 4। कौन कौन से हो जाएंगे? ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, इसके अलावा हमारा हो जाएगा अथर्ववेद। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं कला शब्द का जो यथार्थवादी प्रयोग है वो हमें कहाँ देखने को मिलता है, तो ये हमें देखने को मिलता है नाट्यशास्त्र ग्रंथ में। जो किसने लिखा है, तो ये लिखा है भरत मुनि ने। इसके अलावा ये ग्रंथ किस शताब्दी का हो जाएगा, तो ये प्रथम शताब्दी का ग्रंथ है, यानी कि जो नाट्यशास्त्र है वो कौन सी शताब्दी का हो जाएगा, तो ये प्रथम शताब्दी का ग्रंथ हो जाएगा। अगर हम प्राचीन समय की बात करें तो कला को शिल्प कहा जाता था और कलाकार को शिल्पी कहा जाता था। लेकिन इसके अलावा अगर हम बात करें भरत मुनि के नाट्यशास्त्र की, तो इसमें इन्होंने संस्कृत में एक श्लोक लिखा है जिसका अनुवाद मैंने यहाँ पर लिख रखा है। तो इस श्लोक में इन्होंने शिल्प को और कला को अलग अलग माना है। इस श्लोक का मैं आपको हिंदी में अनुवाद बता रही हूँ। ऐसा कोई ज्ञान नहीं, कोई शिल्प नहीं, कोई विद्या नहीं जो कला ना हो। तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर शिल्प और कला को अलग अलग रखा गया है। कहाँ पर? भरत मुनि की नाट्यशास्त्र ग्रंथ में। नेक्स्ट हम बात करते हैं कला के शाब्दिक अर्थ की। तो कला किस भाषा का शब्द है? कला जो है हमारा वो संस्कृत भाषा का शब्द है। कला जो है वो संस्कृत भाषा का शब्द है और ये संस्कृत भाषा के किस शब्द से लिया गया है, तो ये हमारा लिया गया है कल शब्द से, जिसका अर्थ हो जाएगा प्रेरित करना। इसके अलावा कुछ विद्वान कला शब्द की उत्पत्ति
कन शब्द से मानते हैं, जिसका अर्थ हो जाएगा आनंद देना। इसके अलावा कुछ विद्वान जो हैं कला शब्द की उत्पत्ति कण शब्द से भी मानते हैं, जिसका अर्थ क्या हो जाएगा, जिसका अर्थ हो जाएगा प्रसन्न करना। अभी तक जो हमने कला के अर्थ को पढ़ा समझा, तो ये सब हमने भारतीय दृष्टिकोण से देखा था। अब हम जो कला को देखेंगे, कला के अर्थ को समझेंगे, वो हम पाश्चात्य दृष्टिकोण से समझेंगे। अगर हम बात करें पाश्चात्य दृष्टिकोण की, तो आर्ट शब्द हमारा कहाँ से लिया गया है, तो ये हमारा लिया गया है आर्स शब्द से। कहाँ से, आर्स शब्द से। और ये जो आर्स शब्द है ये कहाँ का शब्द हो जाएगा, तो ये हो जाएगा ओल्ड लैटिन वर्ड। कहाँ का हो जाएगा, तो ये ओल्ड लैटिन वर्ड हो जाएगा। कौन सा, आर्स। और आर्स से हमारा कौन सा शब्द बना है, आर्ट। अगर हम बात करें भरत मुनि की, तो भरत मुनि ने कला को किस रूप में माना है, तो उन्होंने ललित कला के रूप में माना है। ललित कला क्या होती है, ललित कला वे कला होती हैं जो हम अपनी खुशी के लिए करते हैं, यानी कि जिससे हमें धन अर्जन नहीं करना होता, लेकिन उसे जो है हम अपनी संतुष्टि के लिए, हम अपनी खुशी के लिए करते हैं, जिससे बना के हमें खुशी मिलती है। तो इस प्रकार की कला को ललित कला कहा जाता है। भरत मुनि ने नाट्यशास्त्र में 8 रसों की बात की है और 2 कला के प्रकार बताए हैं, मुख्य कला और गौण कला। नेक्स्ट हम बात करते हैं पाणिनि की। पाणिनि की कौन सी पुस्तक हो जाएगी, तो इनकी पुस्तक हो जाएगी अष्टाध्यायी, जो कब लिखी गई है, 800 BC में। इसके अलावा हम बात करते हैं कि पाणिनि ने कला को कितने रूपों में बांटा है, यानी कि पाणिनि ने अपनी पुस्तक अष्टाध्यायी में कला के कितने रूपों का वर्णन किया है, तो इन्होंने 2 रूपों का वर्णन किया है। पहली हमारी हो जाएगी कारुकला, जो उपयोगी कला होती है। इसके अलावा सेकंड हमारी हो जाएगी चारुकला, जो कौन सी कला होती है, तो ये हमारी होती है ललित कला। नेक्स्ट हम बात करते हैं हीगल की। हीगल कौन हो जाएंगे, तो ये हमारे जर्मन दार्शनिक हो जाएंगे। तो हीगल ने कला को कितने भागों में बांटा है, तो हीगल ने भी कला को 2 भागों में बांटा है। कौन कौन सी, दृश्य कला और श्रव्य कला। दृश्य कला में हमारी कौन सी कलाएँ आ जाएंगी, तो इसमें हमारी आ जाएंगी चित्रकला, वास्तुकला और मूर्तिकला। हीगल ने वास्तुकला को निम्न माना है। इसके अलावा नेक्स्ट हम बात करते हैं श्रव्य कला की। श्रव्य कला कौन सी हो जाएंगी, तो ये हमारी हो जाएंगी संगीत कला और काव्य कला। हीगल ने काव्य कला को सबसे अच्छा माना है। नेक्स्ट हम बात करते हैं यूनानी दार्शनिक अरस्तु की। तो अरस्तु ने कला को कितने भागों में बांटा है, अरस्तु ने भी कला को 2 भागों में बांटा है, ललित कला और उदार कला। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ आर्ट, यानी कि मॉडर्न एज में आर्ट को कितने पार्ट में डिवाइड करा गया है। मॉडर्न एज में कला को कितने पार्ट में डिवाइड करा गया है, तो 2 पार्ट में डिवाइड करा गया है। कौन कौन से, पहला हमारा हो जाएगा ललित कला और दूसरा उपयोगी कला। ललित कला को भी 2 भागों में डिवाइड करा गया है, रूपप्रद कला और एक अरूपप्रद कला। तो रूपप्रद कला हमारी कौन सी हो जाएंगी, रूपप्रद कला हमारी हो जाएंगी जिनका कोई रूप होता है, और अरूपप्रद कला हमारी वो हो जाएंगी जिनका कोई रूप नहीं होता या जिनका कोई आकार नहीं होता। तो रूपप्रद कला में हमारी कौन कौन सी आ जाएगी, इसमें आ जाएगी हमारी चित्रकला और मूर्ति कला। और अरूपप्रद कला में हमारी कौन सी आ जाएगी, तो इसमें आ जाएगी हमारी संगीत कला और काव्य कला। इसके अलावा उपयोगी कला में हमारी कौन सी कला आ जाएगी, तो उपयोगी कला में हमारी मूर्ति कला आ जाएगी। उपयोगी कला हमारी कौन सी होती है, उपयोगी कला हमारी वो कला होती है जिस कला के द्वारा हम अपने जीविकोपार्जन करते हैं, या रोज़मर्रा के लिए जो हम अपना काम करते हैं, जिस काम के माध्यम से हम अपनी ज़रूरतों को पूरा करते हैं, उस कला को हम उपयोगी कला कहते हैं। और इसमें कौन सी कला आती है, मूर्ति कला। मूर्ति कला भी 2 तरीके की होती है, पहली हमारी होती है हाई रिलीफ और दूसरी हमारी होती है लो रिलीफ। हाई रिलीफ में सतह को ज़्यादा उभारा जाता है और लो रिलीफ में सतह को कम उभारा जाता है। तो ये दोनों हमारी मूर्ति कला की विधि हो जाएंगी। नेक्स्ट हम देखेंगे क्षेमेंद्र नाथ ने अपनी पुस्तक कला विलास में कितने प्रकार की कलाओं का वर्णन किया है। इन्होंने 64 प्रकार की सुनारों की कला का वर्णन किया है, 64 जन उपयोगी कला का वर्णन है, 64 वैश्या की कला का वर्णन है, 100 सार कला का वर्णन है, 16 कायस्थों से संबंधित कला का वर्णन है, 32 अर्थ धर्म काम मोक्ष कला का संबंध है। इसके अलावा 10 भेषज संबंधी कला का वर्णन है।